डीसी एंड एसी डीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਔਰ एसी ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ डीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ स्टेटमेंट मूव करते हैं ऐसा बहुत नहीं है सीधा मतलब ए स्टैंड तो स्टैंड तक चले जाते हैं मैं पॉजिटिव बाकी थोड़ा या नेगेटिव बाकी थोड़ा पॉजिटिव मतलब डीसी ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਨੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ मूव नहीं करता जस्ट ऑसिलेट करता है कुछ इस तरीके ना ये पहला ऐसे ਸੀਗਾ फिर इसे चले गए फिर इसे वापस आ गए जिवें बहुत सिंपल डायग्राम पढ़ते हैं ते दोनों च फर्क है करंट ते दा ग्राफ पढ़ी बदल करते हैं डीसी का वो कुछ इस तरीके से करते हैं ऐसा करंट वर्सेस टाइम कि इलेक्ट्रॉन है या करंट हो ऐसा बहुत सीधा जा रहा है पर अल्टरनेटिव करंट में नहीं बदल करते अपन साइनसॉइडल वेव में कुछ कि पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ऐसा इधर गया फिर वापस नीचे आ गया फिर उल्टा जाना स्टार्ट हो गया समझ गए कि एसी करंट बेसिकली किਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ क्या करते हैं ऑसिलेट कर रहे हैं अबाउट इट्स बीन पोजीशन ਇਹ ਇੱਥੇ नेट मूवमेंट जीरो ਹੁੰਦੀ है इलेक्ट्रॉन ਦੀ बहुत सारा नेट मूवमेंट जीरो ਹੁੰਦੀ है बिल्कुल मूव नहीं करता है बट डीसी ਦੇ ਵਿੱਚ नेट मूवमेंट जीरो नहीं ਹੁੰਦੀ है एक और फर्क है डीसी ਦੀ जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी वो टाइम वेरी नहीं होगी टाइम नॉट कांस्टेंट होती है लेकिन एसी की क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि लगातार डायरेक्शन क्या कर रहे हैं अपनी चेंज कर रहे हैं वेरी करेगी तो फिर इनू स्टेप अप या स्टेप डाउन करना पॉसिबल नहीं है हम लोग स्टेप अप या डाउन करना ट्रांसफार्मर की हेल्प नाल डीसी करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते पर एसी करंट को की कर सकते स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂटेज है कई बार क्वेश्चन आता है थर्ड चीज की है डीसी को ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल है ਇਹਦਾ ट्रांसमिशन बड़ा मुश्किल है उसका कारण की रेजिस्टेंस बहुत हाई मिलती है डायरेक्ट करंट में और इनको ट्रांसमिट करना की बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कट मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स अल्टरनेटिंग नेचर ऐसा क्लियर है सर कोई डाउट तो नहीं अच्छा जरूरी नहीं है कि जो एसी है वो साइनसॉइडली हो गई अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरीके से हो सकता है मतलब पॉइंट इतना का कि करंट का तो डायरेक्शन चेंज करे वेव ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸਕੁਆਇਰ ਵੇਵ ਵੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਵੇਵ एक ट्रायंगल वेव भी ਹੁੰਦਾ है इस तरीके से पॉइंट इतना का कि बस डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए है जे मर्जी डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट किहड़ा बन जाएगा ऑर्डर अल्टरनेटिव ठीक है इसमें आई हो जाऊगा इधर क्या होगा आई और ऐसे मोस्टली अपने चैप्टर में जब आई डील कर रहे हैं साइनसॉइडल वेरिएशन इस साइड में क्या बोलते हैं अपन ये मैक्सिमम हाइट होती है जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है उनकी बोलते हैं पता पीक वैल्यू ऑफ द एसी और इसका सिंबल क्या होता है आई नॉट समझ दो सिंबल से यूज होने हैं एक आई नॉट यूज होने चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ आई नॉट ਦਾ मतलब होगा पीक वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू एसी की है कि एक सिंबल यूज होगा आई इसका मतलब होगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होती है इंस्टेंट का मतलब क्या होता है एट दैट मोमेंट कि जब अपन ऑब्जर्व करना शुरू किया उस समय कितनी वैल्यू थी मतलब मैं ऑब्जर्व करना शुरू किया था आ वैल्यू थी एनी तेनू क्या बोलेंगे बोले इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझ गए और दोनों का रिलेशन क्या होता है I is equals to I naught sin पता था
कि इंसुलेशन वैल्यू कितने बराबर होंगे आई नॉट इनटू sin ओमेगा टी। ठीक है, कई बार नॉट 5 वगैरह है तो 10 फेज डिफरेंस होता है किसी मुकाबले, किसी और चीज के मुकाबले कितना फेज डिफरेंस होएगा, या वोल्ट के मुकाबले कितना पीछे जाके। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आई क्यू का टी होगा तो फिर क्यू कितने बराबर होगा, समझे। अगर मैं मतलब ग्राफ बना के देता हूं ना, इतना करंट है और इतना टाइम है, और तुम पूछ रहा है कि चार्ज पता करो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 0 से लेके t तक ਇਹਦਾ टाइम पीरियड कितना टाइम पीरियड समझते हो कि कितना टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ टाइम पीरियड। ਹੁਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ टाइम पीरियड t ਦੇ ਵਿੱਚ कितना चार्ज फ्लो ਕੀਤਾ है, तो चार्ज कितने बराबर होएगा, क्योंकि q = it आ रहा है, मतलब इनको इतना मल्टीप्लाई करना है अपन, तो बेसिकली ग्राफ का एरिया आ जाएगा हां एरिया, समझे कुछ। तो अगर मान लो आ वाला एरिया बड़ा p आ रहा है तो कितना आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल एरिया कितना आएगा टोटल, मतलब ओवरऑल एक साइकिल ਦੇ ਵਿੱਚ अल्टरनेटिव करंट ਦੇ ਵਿੱਚ नेट चार्ज कितना फ्लो ਹੁੰਦਾ है 0। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, इलेक्ट्रॉन ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, फिर ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, फिर ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, और वापस कितने आ गया उसी जगह पे आ गया, तो नेट फ्लो कितना ਸੀਗਾ 0, समझे। ओवरऑल टाइम पीरियड t अगर पूछेगा तो चार्ज फ्लो कितना होगा 0, और अगर पूछेगा कि ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ t/2 फिर क्या होगा 0 होगा t/2 ਦੇ ਵਿੱਚ t/2 मतलब कितना कह रहे हैं आप कौन तक कह रहे हैं ना, तब इतना ही कर देंगे कि भी यार टाइम होगा बड़ा इधर और, क्योंकि ये वाला ग्राफ में बिल्कुल सिमेट्रिक है कि जितना ऊपर होने नीचे इन्हें बोलते हैं सिमेट्रिकल एसी। सिमेट्रिकल एसी ਦੇ ਵਿੱਚ ही चार्ज फ्लो 0 ਹੁੰਦਾ है, नेट चार्ज ओवर टाइम पीरियड t। अगर बाय चांस हम अनसिमेट्रिक देता ऐसा आ गया, अच्छा रियलिटी ਤੇ ਆਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ अनसिमेट्रिक, सिमेट्रिक ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ माइनस करना पड़ेगा, तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ਉਹਦਾ प्रैक्टिकली मतलब क्या होएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर पास में ज्यादा चला गया और इधर में चला गया कट, तो दोनों एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे तो अनसिमेट्रिक केस है। ठीक है, कई बार कुछ सवाल कुछ इस तरीके में आ जाता है, हम देखते हैं कि क्यों इज द फंक्शन ऑफ t n है, तो फाइंड करो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का वैल्यू फाइंड करो चार, तो किਵੇਂ फाइंड करेंगे, क्योंकि करंट के देख लो होगा dq बाय करंट के अंदर चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम, तो सिंपल तो डेरिवेटिव कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा 2t प्लस 10 का करंट फ्लो कर रहा है, t की वैल्यू तुम दे सकते हो कि 0 तो लेके 10 सेकंड तक कितना फ्लो कर रहा है, तो सिंपल पुट कर देना। ठीक है, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, और तो पूछोगे कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज कितने कटेंगे, करंट चार्ज तो करंट कितने बन रहे हैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में, तो फिर करंट तो चार्ज कितने बनूंगा डेरिवेटिव तो उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 प्लस t² प्लस 3t, जो भी t की वैल्यू गिवन होगी वो क्या करूंगा उसे पुट कर दूंगा। आगे समझ आज नंबर आने चांस है क्योंकि जल्दी हो जाता और इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा पॉइंट बोल रहे थे कि जो करंट का वो साइनसॉइडल वेरिएशन फॉलो करता है, तो पूछूंगा कि चार्ज केडी वेरिएशन फॉलो करता है, चार्ज तो क्या होगा ये नोट रखियो कॉस फंक्शन होएगा करंट। ठीक है, सिंपल तो क्या करना तुम
नेक्स्ट टॉपिक अंदर मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसी करंट का मीन वैल्यू क्या होता है या एवरेज वैल्यू क्या होता है। देखो एक तरह बड़ी क्लियर है कि एसी करंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लगातार फ्रैक्शन क्या करता है, चेंज करता है। अब हमेशा अल्टरनेटिंग करंट को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट करंट मेजर करते हैं। और एसी हमेशा इन टर्म्स ऑफ डीसी मेजर किया जाता है, डीसी ना कंपेयर करके। तो मीन और एवरेज भी वही चीज है। जो मैं सपोज करो कि कैपेसिटर है, इन ऊपर चार्ज कर रहे हैं। कैपेसिटर बेसिकली किस चीज को स्टोर करता होता है? अब तो ये सवाल आ गया ऑप्शन दे विच कि कैपेसिटर किस चीज को स्टोर करता है, एनर्जी, पोटेंशियल, चार्ज या मैग्नेटिक फील्ड? अरे ना तो चार्ज स्टोर करता है। क्या रखे हो, कैपेसिटर किस चीज को स्टोर करता है? चार्ज को। ठीक है, जो जरूरत होती है फिर चार्ज को फ्लो करवा के सर्किट च करंट दे देता है और चार्ज को स्टोर करके जो भी जरूरत था तो उस चार्ज को फ्लो करवा के करंट प्रोड्यूस कर देता है। तो इमेजिन करो आप ना अल्टरनेटिव करंट जोड़ते हो, ठीक है, और ये अल्टरनेटिव करंट को आप T/2 टाइम तक फ्लो कर देता T/2 टाइम तक, क्योंकि टोटल आप फ्लो कर दे सकते हैं। अगर मैं पूरा फ्लो करवाता तो कैपेसिटर से कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा? अगर पूरा साइकिल फ्लो करवाता उन्हें 10 मीटर की ओवर होल साइकिल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जितना चार्ज स्टोर करोगे उन्हें क्या कर दूंगा, वो खत्म कर दूंगा। कुछ समझे? तब कितने टाइम तक फ्लो करवाना है? T/2 तक। मतलब T/2 तक इन्होंने फ्लो करवाया और इस कैपेसिटर ने 20 कूलम का चार्ज स्टोर कर लिया ਉਹਦੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਆਪਾਂ 4 ਐਂਪੀਅਰ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਜੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਏਸੀ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਵੀ ਉਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। मतलब 5 एम्पीयर की वैल्यू ली है डीसी करंट की और उन्हें उन्ना चार्ज स्टोर करता। तो जेड़ा 5 एम्पीयर होगा डीसी दा वैल्यू उन्होंने ਆਪਾਂ क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू ऑफ एसी। कितना डीसी दा वैल्यू होवे ताकि वो सेम चार्ज स्टोर कर देवे जिन्ना एसी करंट ने स्टोर कीता सीगा कितने टाइम दे विच अपने हाफ टाइम दे विच। इस नु क्यू दा करेक्ट जा सकदा है कि मीन और एवरेज वैल्यू क्या होंदी है। कुछ समझ आया? एक आरएमएस होंदी और डिफरेंट है ना, वो जो कंफ्यूजन हो जाए उत्ते हीटिंग इफेक्ट आंदा होंदा है कि कितना वो हीट करूगा कितना वो हीट करूगा। मीन च क्या आंदा हमेशा? चार्ज। मैं लिख देना साइड से, लिख रहे हो ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ I नॉट, ठीक है। ਤਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਛ ਆ ਹੁੰਦਾ 2/π × I नॉट। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 2/π × I नॉट। यहाँ लिखना देखो तरीका भी है। I ऑफ मीन की है 0.6307 × I नॉट। ये दो फॉर्मूले ने एक हो रहा है इंटीग्रेशन टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ मीन वैल्यू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ
0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t ਤੱਕ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। तो मैं एक छोटा जिहा यूज करके दिखा दूंगा कि फॉर्मूला यूज किਵੇਂ करना है। अगर बाय चांस फिर टाइम पर t/2 तक नहीं गया, टाइम पर t/2 तक नहीं गया 0 ਤੋਂ नहीं मैं तो जस्ट दसता है कि अगर ओवर होल टाइम पीरियड पर कटना है t तक वो तेरी मर्जी लिमिट जिहड़ी मर्जी रख सकदा t/2 t/3 जिहा मर्जी रख ले। देखो यूज किਵੇਂ करना है, बाय चांस इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ध्यान देखो i की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी आई होती है ना, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा ने क्या वैल्यू है पता ना, ओमेगा टी तो फर्दर क्या हो गया ओमेगा 0 से लेकर टी तक। 1/t into ओमेगा बार कर लिया cos ओमेगा टी लिमिट है कि 0 से लेकर t तक। आप बदला के ठीक ओमेगा की वैल्यू इनपुट करती है पर 2π/t तो t ना t क्या आया cos 2π कितना होता है 1 cos 0 भी कितना होता है आंसर कितना आ गया। मतलब ये पर किहड़ी वैल्यू कड्डी है ओवर पूरे टाइम दे विच, मतलब पूरे टाइम पीरियड दे विच। देखो लिमिट क्या रखी है t रखी है तो आंसर कितना आया अपना 0। मतलब मीन वैल्यू ओवर पूरे टाइम दे विच कितनी आती है हमेशा, पर हाफ टाइम दे विच 0 नहीं आनी है, वो तो भी और आंसर आएगा। बस चेंज क्या करना होती है की दी करके कट कर दोगे t/2 समझ गए। तो याद रखियो फॉर्मूला भी मेन ता याद रखना दो रिलेशन बस। तो इतना के पूछूगा मीन दे विच एक तो ओवर होल साइकिल पूछ सकदा कि कितनी वैल्यू होती है 0 और एक फॉर्मूला पूछ सकदा। सेकंड लिखियो आरएमएस के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो नाम है, एक आरएमएस है एक वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी है। जो अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रेटिंग लिखी होती है ना, हर एक लिखी होती है 240 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज, वो बेसिकली करंट की आरएमएस वैल्यू होती है। सुन भी पूछ सकता कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रेटिंग केड़ी होती है, आरएमएस होती है, मीन होती है, पीक होती है, केड़ी होती है, तो आरएमएस वैल्यू होती है जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी होती है। इसका वैल्यू की है रूट मीन स्क्वायर डेफिनेशन। ये कहती क्या है, मतलब कि अपन को रजिस्टर आ रहा है, मैं इधर ना एसी करंट जोड़ता हूं तो एसी करंट को हाफ टाइम तक फ्लो करवाओ t/2 टाइम तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, और देखो कि कितना गर्म हो गया। मान लो जी हीट कितनी बनती 30 जूल ਦੀ इस रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। then क्या करो इस रजिस्टर ਨੂੰ जोड़ दो डीसी ਨਾਲ, डीसी वोल्टेज ਨਾਲ। तो डीसी करंट कितना देना पै रहा है, मतलब 6 एम्पीयर दो सी ताकि इससे सेम अमाउंट ऑफ हीट बन जाए 30 जूल। तो 6 एम्पीयर क्या बोला जाऊगा रूट मीन वैल्यू ऑफ एसी कि डीसी की कितनी वैल्यू रही है ताकि वो रजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे जिन्नी की एसी ने कीती सी अपने हाफ टाइम दे विच। समझ गए, कंफ्यूजिंग जा रही है, पास हुआ तुम क्वेश्चन करेक्ट कि चूज करो आरएमएस वैल्यू एक्चुअली तो होंदी है। तो आरएमएस याद रखो हीट वाला कांसेप्ट है और मीन दे विच क्या आंदा चार्ज, और द फॉर्मूला तो याद है वो शायद आई आरएमएस क्या होता है आई नॉट बाई रूट 2 या कई दफा जब ले लूंगा नहीं 0.707 into I नॉट, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी 0.707। ऐसा ही वोल्टेज होती है Vrms
वो भी बी नॉट बाय रूट टू होती है या 0.707 बी नॉट तैती का होता आरएमएस वैल्यू एक वैसे छोटा और क्वेश्चन आंदा है कि केड़ा ज्यादा फैटल है एसी या डीसी मतलब केड़ा ज्यादा डेंजरस है पता है तुम अगर दोनों के पास सेम वोल्टेज लवांगे कि 220 आई की केड़ी वैल्यू होगी बेसिकली बट दी पीक वैल्यू कितनी होगी ये तो अंडू 2 टाइम क्या होगी ज्यादा होगी नीचे 315 16 वोल्ट आएंगे तो अगर आप कह रहे हैं कि 220 वोल्ट का एसी आ रहा है एक्चुअली तो 220 वोल्ट का नहीं है तो कितने का वो तो अंडू 2 टाइम ज्यादा है तो ये ज्यादा झटका दोगा आ क्या दोगे दोनों ठीक है ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ मीन और आरएमएस ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ सेकंड पार्ट है अंदर फेजर डायग्राम वाला या फेजर एनालिसिस एक का याद रखिए बारे तो सदा पड़ेगा जो करंट है या वोल्टेज है वो बेसिकली दोनों ही स्केलर ने लेकिन जो फेजर एनालिसिस होती है ना फेजर डायग्राम ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੇਜ਼ਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟੈਂਸਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ अब तो फेजर डायग्राम बनानी होती होगी कि मान लो ई है मान लो आई है इन हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है आई लंबाई होना क्या होगा जो थोड़ी किया होगी पीक वैल्यू ਜਿਹਦਾ एम्पलीट्यूड कितना है ऐसा ही नोट होगा तो कौन अगे कौन पीछे थोड़ी सा ई अगे है या आई अगे ई अगर मान लो एंगल है ओमेगा टी आ मान लो है फाई तो फिर आई हो तो कितना आगे सॉरी आई कितना पीछे हो इन्हों लिख दो दो तरीके हैं या तो ऐसा लिख दो कि ई हो तो की है फाई एंगल अगे है या फिर ऐसा लिख दो करंट हो तो फाई एंगल की है पीछे ये पता होना चाहिए तुमने क्योंकि अगे ये चीज यूज होनी है अपनी एक अपने वेव डायग्राम होती है सिंपल मतलब ड्रा करते हैं आ मतलब ई है आ मतलब है आई ऐसे कौन अगे इस डायग्राम में ई या आई ई और कितना अगे है क्योंकि आवड़ा एंगल कितना होता है पाई बाय आ कितना होता है पाई और ऐसे कितना होता है 3 पाई बाय 2 और लास्ट कितना होता है 2 पाई और एम्पलीट्यूड कितना बढ़ता है ई का कि आई का ई का ठीक है ई की है आई तो बढ़ता है तो दोनों बनाने आने चाहिए क्या बात और तो फेजर डायग्राम ही कुछ लगे चार फेजर डायग्राम ड्रा कर देगा और पूछेगा कि सही केड़ी तो ध्यान रखना लंबाई का ध्यान रखें ई हमेशा बड़ा होता आई हमेशा क्या होता है छोटा होता है एक डायग्राम से आई बड़ा दिखता होगा ई छोटा दिखता होगा इस सवाल का पहला आता है कि एसी करंट थ्रू अ रेजिस्टर तो बहुत इजी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी है ई नॉट साइन ओमेगा टी और एसी करंट की वैल्यू कितनी होती है सेम ही होती है ना क्योंकि जब रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट निकलता है तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं बनता है दोनों क्या होते हैं सेम फेज च होंगे ठीक है एक गल और ऐसे छोटी ऐसे आई नॉट की वैल्यू क्या होती है ई नॉट बाय आर ये भी याद रखिए
क्योंकि करंट क्या होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, कई बार करेक्ट चूज करनी आ सकती है कि रजिस्टर ਦੀ करेक्ट इक्वेशन चूज करो। मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ में ਹੁੰਦਾ ना जीरो ਹੁੰਦਾ, करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। और एक और दिमाग में रखियो कि रजिस्टर के क्रॉस हमेशा मैक्सिमम पावर कंज्यूम होएगा या डिसिपेट होएगा। जिन्ना भी अल्टरनेटिंग करंट दे विच पावर कंज्यूम होना हमेशा रजिस्टर के क्रॉस ही होना है। इंडक्टर कैपेसिटर का कितना होता हमेशा जीरो। और अगर कुछ भी कितना कंज्यूम हो रहा है ता होता है पी आई, या यूज कर सकते पी स्क्वायर बाय आर या फिर आई स्क्वायर टू आर। ये थोड़ी मर्जी है, कितना कंज्यूम होएगा। वैसे पावर कंजम्पशन का फार्मूला क्या है वी आई cos phi ਹੁੰਦਾ है अल्टरनेटिंग करंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ phi क्या ਹੁੰਦਾ है जो कि करंट और वोल्टेज क्या आ रहा है ਤੁਹਾਡਾ फेज डिफरेंस। क्योंकि रेजिस्टर भी जीरो है तो पावर कितनी है तो सिंपल वी है। ठीक है, इस cos phi ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ पावर फैक्टर बोलते हैं। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी आइडियल सर्किट होएगी आइडियल ਉਹਦਾ पावर फैक्टर हमेशा 1 मान के चलता है कि उससे 100% कंजम्पशन होती है। हालांकि किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर 1 ਹੁੰਦਾ नहीं है, 0.8 या 0.9 तक भी होता है, 0.7 तक भी होता है। अगर किसी चीज का पावर फैक्टर घटना स्टार्ट हो जाए और 0.4 हो गया 0.3 हो गया तो ਉੱਥੇ क्या होगा थोड़ा लॉस होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। कई बार प्रॉब्लम आती है कि बिल ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है अपन घर च। उत्थे क्या होता जो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं क्योंकि उधर पावर फैक्टर क्या कर जाता है घट जाता है। तो मैकेनिक क्या करता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कैपेसिटर जोड़ दिंदा, बस कैपेसिटर जोड़ना क्या होता है पावर फैक्टर बढ़ जाता है। हो सकता कई बार कि पावर फैक्टर ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ जस्ट क्या करना है कि कैपेसिटर जोड़ दो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ पावर फैक्टर अप हो जाता है। क्या रखते हुए फैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कैपेसिटर ही काम है कि पावर फैक्टर ਨੂੰ अप करता है, मेन काम यही है फैन ਦੇ ਵਿੱਚ। आगे तो फेजर डायग्राम की गल करिए रजिस्टर वाले दी तो कुछ इस तरीके से होएगा। आवड़ होएगा अपना ओमेगा और जो वेव डायग्राम है ई होएगा और आगे हो जाएगा अपना आई। सॉरी दोनों इकट्ठे ही चल रहे हैं। ठीक है, कई बार पावर का भी डायग्राम आ जाता है कुछ इस तरीके ना। कौन बोलेगा कि दो डायग्राम के बनने चूज करो कि किसी डायग्राम पावर की सही तो वेरिएशन दे रही है रजिस्टर रे पावर की सही वेरिएशन। आप फर्स्ट डायग्राम है कि सेकंड डायग्राम कि रजिस्टर से कितना पावर कंज्यूम होएगा। देखो केड़ी हुई एक शायद एनसीईआरटी डायग्राम बनाई हुई है, चेक करो उसने बहुत सारे कर्व इकट्ठे किए हुए हैं ऐसा और फिर उसने लेवल किया है कि आई है आ पी है आ बी है तो बहुत हाई जाता कि तुमने वही वाली कर्व आ सकती है डायरेक्ट पेपर च और उससे एरो लगा दो कि एक्स वाई और जेड क्या है बिली ठीक है। दिखाओ मतलब प्रीवियस ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ। ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ नेक्स्ट आ जाता है एसी थ्रू अ इंडक्टर। एसी थ्रू अ इंडक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है और डायरेक्ट याद रखते हो मेरा शॉर्टकट भी याद करना था तो सिंपल याद करना BL। BL मतलब वोल्टेज अक्रॉस अ इंडक्टर। ऐसा क्या पता लगेगा B फॉर वोल्टेज L फॉर लैग। ਇਹਦਾ मतलब कि इंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ वोल्टेज ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ करंट क्या रहता है ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ।
ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ e equal to sin beta t plus pi by 2 और आ बनेगी या तो इतना लिखा होगा या फिर इतना भी लिखा हो सकता है, दोनों बिल्कुल ट्रू नहीं कि करंट पीछे रहेगा बाय एंगल पाई बाय 2 या वोल्टेज एक्टिव होगी बाय एंगल पाई बाय 2। किताब में कोई भी लिखी हो सकती है। फेजर डायग्राम इधर था नहीं पढ़ सकते, फेजर डायग्राम इधर था नहीं पढ़ सकती। दो फेजर डायग्राम बन गया थे, मैं बना के दिखाता हूं। अगर हम इधर सामने बनाइए तो कुछ इस तरीके का होगा और आ क्या देगा अपना लग रहा है बता कि ये कितना एंगल पीछे है। तो क्योंकि वो फेजर डायग्राम इतना लिखनी है इस वे में वो कितना पीछे है पाई बाय 2। अगर इस तरह बनाइए फर्क पड़ेगा कि सेम आएगी। अगर इस तरह बनानी होगी ऐसे का पता लग रहा है कि पाई बाय 2 आगे है, आ की पाई बाय 2 पीछे। ऐसे तो सेम चीज है तो समझे। तो सेम तरीके नाल ही बनावांगे। तो आई आ के आगे थोड़ा ई एक तरीका और भी हो सकता है शायद ई में ऐसे करते हुए और आई इतने हो जाए और लिख देगा कि एंगल कितना होगा पाई बाय। ये बिल्कुल ट्रू है। मतलब एक ही फेजर डायग्राम थोड़ी इंडक्टर दी ही है, समझेंगे। तो कोई भी दिखती हो सकता है, दोनों चूज करना वो करेक्ट करेंगे। एक करके मोटा नाम दिया ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਕਟਰ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ XL और ਇਹਦੀ यूनिट क्या होगी XL दी ओम जो कि रेजिस्टेंस दी होती है। ठीक है। अगर हम डायमेंशन पूछेगा डायमेंशन क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फॉर्म दोस्तों क्या होएगा XL का। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है वोल्टेज बाय करंट। ऐसा को बड़ी इजीली कर सकते हैं। वोल्टेज का क्या बनाएंगे अपन W बाय Q या I और W क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा बड़ी इजीली ना कर सकते। तो कुछ इस तरीके में होगा Fs अपॉन QI और हम लिखोगे केवल क्या लिखोगे IT और बन जाएगा Fs बाय I स्क्वायर इनटू T। और फोर्स का क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंदर तक रखना डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा मीटर। करंट का क्या लिखेंगे एम्पीयर स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे अपन सेकंड। तो कंबाइन क्या बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब इनटू a स्क्वायर। पता खत्म हो गया। और ml दी फॉर्म लिख दो। m दी पावर कितनी बनोगी 1, l दी पावर कितनी बनोगी 2, t दी पावर कितनी बनोगी -3 और a दी कितनी बनोगी -2। थर्ड डायमेंशन फॉर्मूला होगा छोटा होता इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस। मतलब हमेशा ਤੁਸੀਂ बेसिक चीज ਨੂੰ रिड्यूस कर लेना है तभी जाके बढ़ना है। और चांस है कि तुम्हें एग्जाम वाला आ सकता है किसी भी चीज का डायमेंशन फार्मूला पूछ सकता हो कि करेक्ट डायमेंशन फार्मूला क्या है। ठीक है। साइड टिक और पॉइंट एक्सएल का फार्मूला क्या होता है एल ओमेगा पता होगा तुम याद होना। ऐसे ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई म्यू। म्यू होएगा कल्ला फ्रीक्वेंसी। ठीक है सिर्फ एसी जो कि इंडिया की कितनी होती है 50 हर्ट्ज। अमेरिका की कितनी होती है यूएसए की कितनी होती है 50 हर्ट्ज कितनी 60 के 800 60 या 2 ग्राम दी है। लेकिन अपनी वोल्टेज 200 की में कितनी होती है 110। ठीक है। वैसे क्वेश्चन ज्यादा है कुछ होगा वो तो बस इधर क्या क्वेश्चन है एक तो वो दिमाग रखनी है। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ गिवन है
जिवें 30 रेडियन पर सेकंड ऐसा लिखा है तो समझ लो कि वो ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखा है कि 30 हर्ट्ज तो की वैल्यू म्यू और मोस्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ओमेगा ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ तो ਤੁਸੀਂ म्यू कैलकुलेट करना ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ फिर ये बेस थोड़ा न्यूमेरिकल होता है। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L into 2 पाई मतलब कि ऐसा ग्राफ आंदा है एक्सेल वर्सेस म्यू का कितना आएगा क्योंकि 1 1 का रिलेशन है और स्लोप दी हुई देखो क्या दसी गई थी L into 2 पाई। तो मैं इधर भी कुछ बना सकता हूं क्वेश्चन इतना कर देगा आई दे देगा 2 दे देगा ए बोलेगा L1 ना आ कितना है L2 तो दोस्तों केड़ा वाला बड़ा है L1 बड़ा है या L2 बड़ा है इंडक्टेंस की वैल्यू सिंपल देख लो कि स्लोप की बड़ी है क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या होती है L into 2 पाई तो L1 की स्लोप क्या होगी थोड़ी बड़ी होगी और L1 ग्रेटर देन ठीक है स्लोप तो पता ना वाला एंगल थीटा बना मतलब थीटा 2 एक लास्ट पॉइंट है इधर कि अगर आप इंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ AC करंट फ्लो करवाने हैं क्योंकि AC ਦਾ फ्रीक्वेंसी क्या ਹੁੰਦਾ है हाई ਹੁੰਦਾ है ना XL ਦੀ वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बहुत ज्यादा ਇਹਦਾ मतलब इंडक्टर AC करंट ਨੂੰ रोकेगा रोकेगा मतलब ये AC करंट की एज ओपन सर्किट बिहेव करेगा ये याद रखो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो कि किसी रेजिस्टेंस क्या होते हैं इनफाइनाइट जिਵੇਂ उदाहरण के तौर पे मतलब बल्ब लगे हुए हैं अब बैटरी आ सर्किट में इसको ओपन कर दी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि इस गैप ਦੀ रेजिस्टेंस कितनी है इस टाइम इनफाइनाइट तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 0 तो याद रखियो कि ये इंडक्टर एसी करंट ही अंदर ओपन सर्किट बिहेव करता है। अगर डीसी की गल करी ਉਹਦਾ फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0 क्योंकि उधर डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती है तो उधर इंडक्टर क्या बिहेव करूंगा एज अ शॉर्ट सर्किट समझते हो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या होता है शॉर्ट सर्किट का मतलब कहते हैं जो करंट एकदम इंक्रीज करता है मतलब अगर इंडक्टर के सामने डीसी करंट आया तो उसके बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा और पूरा पास ऑन होगा शॉर्ट हो जाएगा कह लो कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा डीसी में ये वर्ड याद रखियो डायरेक्ट हो सकता है इस वक्त थर्ड वाला होगा होगा कैपेसिटर उल्टा ये था ये जी करंट एग्रीमेंट है और वोल्टेज क्या हो जाती है पीछे और ये फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती करंट एग्री और वोल्टेज की है पीछे ओमेगा टी और आगे हो जाएगा अपना पाई बाय और इसका वेव डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा ई हो जाएगा आगे हो जाएगा सॉरी आई हो जाएगा और आगे हो जाएगा ई ए का वेव डायग्राम होगा इन चैप्टर में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं पूछना हमने बस बेसिक चीजें पूछनी है देख लो पेपर तो बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या है देखो बहुत बेसिक चीजें पूछनी है आई कि ओपन सर्किट किसे लिया शॉर्ट किसे लिया या करेक्ट फेजर डायग्राम की है इस तरीके से एक है टॉपिक अंदर था कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये क्या होता है कि कैपेसिटर कितना रोकता है एसी में सिंपल क्या होता है एक्सी और फॉर्मूला क्या होता है 1/c ओमेगा
बिल्कुल सारा कुछ उल्टा हो जाता है इस तरीके में। अगर ग्राफ पूछिए गया तो कुछ इस तरीके में जाएगा पूरा टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अगर पूछेगा कि सपोज करो कुछ इस तरीके में एक्सी और म्यू था, अब दो दे दिया दोनों, अब उनको C1 और C2 तो केड़ा बड़ा होएगा C1 जो C2 केड़ी वैल्यू बड़ी रहेगी अगर दी पूछी। देखो अब तो C दी वैल्यू कितनी है जो कि 1/x * 2π म्यू। अगर मैं x इन म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तब मैं ग्राफ का क्या दूंगा, इन्हें जब इसने मल्टीप्लाई कर देता ग्राफ का क्या आना है एरिया नहीं आता। तो C2 का एरिया कितना है बड़ा होएगा C1 का एरिया ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब आ वाला फैक्टर C2 ਲਈ ਵੱਡਾ है, लेकिन ये 1/4 है तो 1/4 क्या हो जाएगा वो छोटा। ਇਹਦਾ मतलब C2 की है स्मॉल है और C1 क्या होएगा छोटा लार्ज। ये दिमाग रख के आ सकते हो कि केड़े कैपेसिटर की वैल्यू लार्ज है तो आवड़ा नीचे का लार्ज होगा हमेशा, आवड़ा क्या होएगा छोटा स्मॉल। समझे मैं कितने कई बार आपको कुछ सरल होगा xc वर्सेस 1/μ का फॉर्म ग्राफ क्या होगा xc वर्सेस 1/μ ठीक है जाएगा क्योंकि 1/μ करोगे तो वेरिएशन थोड़ा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और स्ट्रेट लाइन जाओ। अगर पूछेगा i वर्सेस xc तो क्या होगा कोई करंट क्या होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आई होगा ना कैपेसिटर थ्रू। तो फिर ग्राफ किमें जाऊंगा सौखा जाएगा अभी होएगा। अगर एक्सी बताऊंगा तो करंट क्या करूंगा समझे। एक अच्छा है शायद सैंपल पेपर चाहे मैं करा शायद आई वर्सेस एक्स था या आई वर्सेस एक्सी हो। आज के बहुत है और भी करो बहुत है आगे एलसी हटेगी बहुत इंपॉर्टेंट हो।